कितना भी कमाए, कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन जब भी बात टैक्स जमा करने की आती है तो सभी के दिमाग में एक ही सवाल रहता है कि क्या करें जिससे बचे हमारा टैक्स। सभी चाहते हैं कि कम से कम पैसा टैक्स में देना पड़े, और इसमें हम करते हैं आपकी मदद, क्योंकि हम आपको बताते हैं कि सही तरीके से आप कैसे बचा सकते हैं अपना टैक्स, और हम करवाते हैं आपका फायदा। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव, आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, और टैक्स बचाने के सारे गुरु मंत्र लेकर हमारे साथ हैं हमारे टैक्स गुरु यानी हमारे टैक्स एक्सपर्ट सुभाष लखोटिया जी। तो इनसे हम ढेर सारे सवाल पूछेंगे और बचाएंगे आपका टैक्स। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि आज किन खास टॉपिक्स पर रहेगा फोकस। समझेंगे प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके मिली राशि से अगर प्रॉपर्टी नहीं खरीदी तो ब्याज पर छूट मिलेगी या नहीं। सुलझाएंगे एक दर्शक की उलझन कि प्रॉपर्टी के आधे मालिक हैं लेकिन पूरा लोन लिया तो ब्याज पर छूट कैसे मिल सकती है। और समझेंगे कि पिता बेटी का एजुकेशन लोन चुकाते हैं तो क्या उन्हें सेक्शन 80E की छूट का फायदा मिलेगा या नहीं। साथ में है आपके भी ढेरों सवाल, लेकिन पहला सवाल आपके होम लोन से जुड़ा हुआ। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के एवज में अगर कोई लेता है मॉर्गेज लोन तो लखोटिया जी, इस मॉर्गेज लोन पर छूट किस तरह से मिल सकती है। जी हाँ, मॉर्गेज खरीदी प्रॉपर्टी, ले लिया लोन। अब सवाल ये आता है लोन पे जो ब्याज देंगे उस ब्याज पर छूट कितनी मिलेगी, मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो कितनी, और क्या 2 लाख की जो अपर लिमिट है ब्याज की वहां तक छूट मिलेगी या उससे ज्यादा भी मिल सकती है। दोस्तों, लोन मॉर्गेज करने पर जो लोन ले रहे हैं और उसके ब्याज के बारे में अगर करेक्ट आंसर चाहिए तो 2-3 इंपॉर्टेंट पहलू आप समझ लें। सबसे पहले ये देखना है कि जो हमने प्रॉपर्टी मॉर्गेज की, पैसा बैंक से लोन लिया, उस पैसे को आखिर क्या किया हमने। अगर उस पैसे से इन्वेस्टमेंट किया, प्रॉपर्टी में निवेश किया, इंस्टॉलमेंट दिया या और कोई काम प्रॉपर्टी के खरीद के में लगाया, तब तो ब्याज अलाउ होगा। पर अगर मॉर्गेज किया, प्रॉपर्टी में पैसा नहीं लगाया, उस मॉर्गेज को अन्य काम में लगाया, तब अलाउ नहीं होगा बिल्कुल भी। 1-2 एग्जाम्पल से हमारी बात को समझा देते हैं। मान लो किसी के घर में शादी है, लड़की की शादी अभी फिक्स हुई, 1.5 महीने बाद शादी है, समय बहुत कम है, खर्चा करना है, घर में पैसे नहीं है। अब ये प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके ये सज्जन लोन ले लेते हैं, लोन लेने के बाद ब्याज चुकाते हैं, ये ब्याज बिल्कुल अलाउ नहीं होगा। ऐसे दूसरा उदाहरण ले लीजिए। एक अभी 12वीं क्लास के रिजल्ट आए, बच्चे पास हो गए, अच्छे नंबर आ गए, आपके बच्चे को फॉरेन के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में मिल गया एडमिशन, चाहे वो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी हो या इंडियाना यूनिवर्सिटी हो, वहां मिल गया एडमिशन। पैसे नहीं है, एडमिशन की डेडलाइन सामने दिख रही है, ऐसे में आप क्या करें, लोन लिया मॉर्गेज करके, ब्याज अलाउ नहीं होगा। और अगर आपने ये लोन बिजनेस में लगाया तो उसका ब्याज आपके लिए अलाउ हो जाएगा। कुल मिलाकर ध्यान रखिए, प्रॉपर्टी में लगाओ अगर पैसा मॉर्गेज करके तो डिडक्शन मिलेगा, खाओ पियो मौज करो तो नहीं मिलेगा। बिल्कुल, यानी आप इसका इस्तेमाल किस लिए कर रहे हैं इसका ध्यान जरूर रखना है। इस पैसे का इस्तेमाल आप प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में ही करें। गुड़गांव से अमित हिमांशी है मेरे साथ फोन लाइन पर। अमित जी नमस्ते, आप पूछिए अपना सवाल, टैक्स गुरु तक आपकी आवाज पहुंच रही है सर। नमस्ते लखोटिया जी। नमस्ते जी अमित जी। हाँ, मेरा सवाल सेकेंड हाउस के इंटरेस्ट एग्जाम्पशन पे है। हाँ, मैं 30% सैलरी इंटरेस्ट टैक्स ब्रैकेट में आता हूँ और मेरे पिताजी 10% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं। तो मेरे पिताजी ने एक मकान बेचा और उन्होंने अपना 50% शेयर मेरे साथ मिलके 50% शेयर एक मकान खरीदा। मैंने अपने शेयर के लिए होम लोन लिया और उस होम लोन में वो को बोरोवर है, क्योंकि बैंक देता नहीं है बिना को बोरोवर, मतलब जो 50% वाले के। तो मैं फर्स्ट ओनर हूँ, वो 50% सेकेंड ओनर है। उन्होंने अपना पैसा मकान बेच के लगाया, मैंने बैंक लोन लेके लगाया। अभी हमने उस मकान को रेंट पे डाल दिया और रेंट हम लोग आधा आधा कर रहे हैं। तो अब सवाल यह है, क्योंकि मैं जो लोन इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ वो अपनी सैलरी अकाउंट से पे कर रहा हूँ, मैं अपने पूरा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पूरा अपने सैलरी अकाउंट से दे रहा हूँ। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं पूरा का पूरा इंटरेस्ट एग्जेम्पशन सेकंड हाउस का मैं लूं, क्योंकि मेरे को अपना शेयर लोन लेके किया है और वो केवल अपना बात समझ गए। कहना ये चाह रहे हैं मकान 1 मालिक 2, मैं और पिताजी के पास तो पैसे आ गए भाई, रिटायरमेंट के ढेर सारे पैसे मिले, उन्होंने लगा दिए मकान में। मैं मालिक तो हूँ आधा, पर पैसा पूरा ब्याज पे लिया मैंने, पूरा ब्याज मैं ही चुका रहा हूँ,
चिंता न करें, आप आधे मालिक हो, पर रुपया लोन पे आपने लिया है, ब्याज उसका आप चुका रहे हो पूरा का पूरा, ऐसे में आपको 100% ब्याज अलाउ होगा। और अगला सवाल गाजियाबाद से जितेंद्र नाथ जी का। जितेंद्र जी ने ऑस्ट्रेलिया में बेटी की पढ़ाई के लिए लोन लिया था। जितेंद्र 15,000 रुपए प्रति महीने लोन चुका रहे हैं और जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें इसके लिए ATE के तहत छूट मिल सकती है या नहीं, और ये जो 15,000 रुपए ये प्री EMI ब्याज है। जी हाँ, आपको आयकर की धारा 80E के तहत जो ब्याज का भुगतान कर रहे हैं उस पर छूट मिलेगी। देखना केयरफुली ये है कि 15,000 का भुगतान हो रहा है, क्या EMI का, वो क्या केवल ब्याज है या ब्याज प्लस रीपेमेंट ऑफ द लोन। अगर रीपेमेंट ऑफ द लोन है वो राशि पे छूट नहीं मिलेगी, केवल ब्याज पर छूट मिलेगी। ओके, अगला सवाल पूछने के लिए नरेश गुप्ता जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं दिल्ली से। नमस्ते गुप्ता जी, पूछिए अपना सवाल सर। लखोटिया जी नमस्कार। नमस्ते जी गुप्ता जी। मेरा सवाल ये है कि मैंने कहीं पढ़ा है कि आधार कार्ड का नंबर अगर ITR रिटर्न में लिख दें तो ITR 5th भेजने की जरूरत नहीं है, क्या ये सच है? आपने आधार जल्दी पढ़ा होगा, काफी जल्दी, तब जाके, इसलिए आपका सवाल का जो उत्तर आप सोच रहे हैं वो आधा सही है आधा नहीं भी है, क्योंकि अब नए रिटर्न फॉर्म में आधार कार्ड का नंबर लिखना जरूरी हो गया। अब आपने आधार कार्ड का नंबर लिख दिया तो सरकार का एक नया नोटिफिकेशन भी आ गया, नोटिफिकेशन नंबर 2 डेटेड 13 जुलाई 2015। इसके तहत कहा गया है कि अगर आधार कार्ड आपके पास लिख दिया तो आधार कार्ड से आप E-फाइलिंग कर दें, और E-फाइलिंग के बाद जो ITR-V भेजना पड़ता है बेंगलुरु, वो नहीं भेजें, और आधार कार्ड की छोटी सी प्रक्रिया OTP नंबर वगैरह दे के जमा दे दें, तो आपको आधार कार्ड का नंबर होने की वजह से और थोड़ी सी फॉर्मेलिटी कंप्लाई करने के बाद एक अलग से नंबर मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, उसको लिख दें तो फिर आपको ITR-V भरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। चलिए, तो जिनके पास है आधार कार्ड उन्हें छुट्टी मिल गई ITR-V से। लेकिन इसी के साथ वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दूर करेंगे कैपिटल गेन की राशि के निवेश से जुड़ी एक अहम परेशानी। हम हाजिर होंगे इस जवाब के साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, जहां टैक्स से जुड़े आपको अपने सभी सवालों का जवाब मिलता है। हमारे कई दर्शक हमसे लगातार पूछ रहे हैं, लखोटिया जी संपत्ति बेचते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, सभी चाहते हैं कि ये बचाए, इस पर टैक्स। अब इस टैक्स को बचाने के लिए क्या वो जो कैपिटल गेन हुआ है उसी का निवेश करना चाहिए प्रॉपर्टी में, या जो पूरी आपको बिक्री की कीमत मिली है यानी पूरी कीमत ऑल ओवर, उससे आपको निवेश करना चाहिए? एक्चुअली आपने तो सवाल पूछा पर सवाल में जवाब भी दे दिया, अर्थात जो आपने बात पूछी कि कौन सा लगाना चाहिए, दोनों ही, क्या सवाल ये है क्या कैपिटल गेन राशि को लगाना है प्रॉपर्टी में निवेश करके या फुल सेल प्राइस लगाना है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टी में निवेश करके लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बचाया जा सकता है। उसके लिए ध्यान रखना है तो दो इंपॉर्टेंट आयकर की धारा, सेक्शन 54F। अब जब 54 की बात होती है तो अगर आपका लॉन्ग टर्म गेन हुआ पुरानी प्रॉपर्टी बेच के, तो आपको केवल, जी हां, केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की राशि को निवेश करना है, तब आपका टैक्स बच जाएगा। बाकी राशि आप खाई पिए मौज करें, जो चाहे करें। एक एग्जाम्पल से हम समझाते हैं। समझ लीजिए एक प्रॉपर्टी बेची आज आपने 85 लाख रुपए की, कॉस्ट प्राइस है 45 लाख रुपए, इन्फ्लेशन कॉस्ट है 55 लाख रुपए। ऐसे में इनकम टैक्स के हिसाब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया 30 लाख रुपए। अगर ये व्यक्ति केवल 30 लाख रुपए निवेश कर दे नए मकान में तो टैक्स बिल्कुल नहीं लगेगा। ये तो हो गई बात आयकर की धारा 54 फॉर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। अब आइए अगली कोई आइटम बेचें, जैसे अदर देन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, जैसे लैंड, जैसे ज्वेलरी, जैसे अन्य कोई आइटम भी बेचे। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ और इन्वेस्ट करना है हमको प्रॉपर्टी में, तो क्या करें? ध्यान रखिएगा, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के अलावा अर्थात लैंड, अर्थात कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, गोडाउन,
ज्वेलरी आदि इनको बेचें और कैपिटल गेन हो गया लॉन्ग टर्म और इन्वेस्ट करना चाहते हैं केवल प्रॉपर्टी में और टैक्स बचाना चाहते हैं तो आयकर की धारा 54F के तहत फुल सेल कंसिडरेशन, आई रिपीट, जी हां, पूरा सेल प्राइस निवेश करेंगे तब जाके आपका पूरा टैक्स बचेगा। और इसी से जुड़ा सवाल पूछने के लिए महाराष्ट्र के धूले से जतिन जैन मेरे साथ है फोन लाइन पर। जतिन जी नमस्ते, स्वागत है टैक्स गुरु में, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते सर। नमस्ते जी जतिन जी। हाँ सर, मेरा सवाल है, मेरे बड़े भैया और मेरे नाम पर जॉइंट में एक फ्लैट है। बड़े भैया का पहला नाम है, दूसरा नाम मेरा है। ठीक। पोजीशन मार्च 2013 में मिला है। अभी मेरे भैया मेरे नाम से पावर ऑफ अटर्नी करने वाले हैं ब्लड रिलेशन से, तो मेरे नाम तक अभी तक एक भी प्रॉपर्टी नहीं है सर। तो अब जब मैं फ्लैट बेचूं तो लॉन्ग टर्म गेन कैसे और कितने साल बाद मुझे होगा, और पावर ऑफ अटर्नी रजिस्टर होने के बाद कितने महीने या कितने साल बाद मैं बेचूं तो मुझे लॉन्ग टर्म का फायदा मिलेगा? समझ गए, आपकी समस्या है मकान खरीद लिया बड़े भाई साहब और आपके नाम में जॉइंटली खरीदा। अब भाई साहब अपना पोर्शन आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, उसके रजिस्ट्री नहीं कराएंगे, पावर ऑफ अटॉर्नी के बेसिस पे आपको गिफ्ट दे देंगे। पहले गिफ्ट देंगे या बेचेंगे? मान के चलो उन्होंने गिफ्ट दे दिया आपको, भाई ने आपको गिफ्ट दे दिया। ऐसे में पावर ऑफ अटॉर्नी जब कभी भी हो, परंतु सेल की प्राइस और सेल का कंसिडरेशन लॉन्ग टर्म होने के लिए जो उनकी परचेज डेट है वही आपके लिए मानी जाएगी, उस आधे हिस्से के लिए जो भाई साहब आपको देना चाहते हैं। कहने का मतलब है करीब 2016 में जब 3 साल हो जाएंगे परचेज के, उस समय अगर आप बेचेंगे तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। पूरी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा आपका, आधा हिस्सा भाई का, जो उन्होंने आपको गिफ्ट कर दिया, पूरी प्रॉपर्टी आपकी कहलाएगी। और अगर मान लो 1 साल ही हुआ है पावर ऑफ अटॉर्नी देने पर, तो भी गिना जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि ओरिजिनल जो मालिक है अर्थात आपके भैया, उनके तो 3 साल पूरे हो जाएंगे, तो आपके लिए भी वो बेनिफिट आपको मिलेगा। लेकिन 3 साल के पहले बिल्कुल नहीं बेचेगा, 3 साल का एक लॉक इन पीरियड, इसका ख्याल जरूर रखेगा। प्रकाश पटेल जी की समस्या दूर करते हैं। इन्हें सैलरी और कमीशन से इनकम है, ऐसे में उन्हें वित्त वर्ष 2014-15 के लिए किस ITR फॉर्म में रिटर्न भरना चाहिए? लखोटिया जी ये जरा बता देते तो अच्छा होता भैया कि कमीशन किसने दिया है। हमारा एम्प्लॉयर भी हमको कमीशन दे सकता है। अगर इनको कमीशन अपने एम्प्लॉयर से मिला है तो फॉर्म नंबर 1 भरेंगे और इसकी डिटेल पूरी फॉर्म नंबर 16 में आ जाएगी। और अगर कमीशन मेहनत करके कमाई सैलरी के अलावा अलग अलग काम करके कमीशन मिलता है तो ऐसे में इनकी इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कहलाएगी और इनको भरना पड़ेगा ITR 4। धनंजय दुबे बैंक में काम करते हैं, उन्हें अकोमोडेशन के लिए लीज की राशि मिलती है। धनंजय जानना चाहते हैं कि इस राशि पर उन्हें कितना टैक्स देना होगा और वो इसे कैसे बचा सकते हैं? बचाने के लिए तो एक ये काम करना भैया, किराए का भुगतान करना है। अगर राशि मिल गई और आप सोचो बचाओ टैक्स बचाओ, तो 1 पैसा भी टैक्स नहीं बचेगा। अब सवाल है कितना मैक्सिमम बच जाएगा। मिनिमम ऑफ द 3 फिगर्स, 3 बातें बोल रहा हूं, इनमें जो सबसे छोटा होगा अमाउंट वो आपका डिडक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपको जो प्राप्त हुआ उसे कहते हैं HRA, हाउस रेंट अलाउंस। नंबर 1, एक्चुअल अमाउंट ऑफ HRA अर्थात जितने रुपए एक्चुअल में मिले वो, या एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ द सैलरी, या सैलरी का 50% अगर आप कैलकाटा, बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास में रहते हैं तो, और 40% ऑफ द सैलरी अगर आप इन 4 शहरों के अलावा रहते हैं। तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए तीनों में क्या क्या फिगर आता है। जो लोएस्ट फिगर होगा वो आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा, बाकी पे आपको टैक्स लगेगा। और नीरज कुमार जी को सैलरी मिलती है, साथ ही पेंशन से भी इन्हें इनकम है। नीरज ITR फॉर्म को लेकर परेशान है, रिटर्न भरने की तारीख पास आती जा रही है और जानना चाहते हैं कि कौन सा रिटर्न फॉर्म इनके लिए सही है। सैलरी और पेंशन दोनों सैलरी की कैटेगरी में ही आते हैं, इसलिए आप ITR 1 को भरने किसी प्रकार की चिंता नहीं है।
और इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद समझेंगे टैक्स फ्री बॉन्ड की बारीकियों के बारे में और जानेंगे किसके लिए है टैक्स फ्री बॉन्ड में निवेश, फायदे की बात। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। हम बचाते हैं आपका टैक्स और इसी कड़ी में सरकार लेकर आई है आपके लिए टैक्स फ्री बॉन्ड। लेकिन ये बॉन्ड आपके लिए कितने मददगार साबित होंगे? क्या ये निवेश का सही रास्ता है टैक्स बचाने के लिए? लखोटिया जी, टैक्स फ्री बॉन्ड पर आपकी राय। टैक्स फ्री बॉन्ड, जिनकी इनकम अच्छी उनके लिए ये जेम्स बॉन्ड है। जी हाँ, जेम्स बॉन्ड तो वैसे सबके लिए अच्छा लगता है जेम्स बॉन्ड, परंतु टैक्स फ्री गवर्नमेंट के जो बॉन्ड आ रहे हैं बड़ी मात्रा में आएंगे इस साल, अच्छे भी हैं। क्या बहुत अच्छे? जी हाँ, बहुत बहुत अच्छे हैं, परंतु केवल HNI लोगों के लिए, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए जबरदस्त फायदा है इन बॉन्ड में निवेश करने से। क्यों कि अगर हम कंपेयर करें बैंक FDR का डिपॉजिट रेट, उसके बाद उसमें 30% टैक्स घटा दें, उसके बाद जो राशि नेट हमको कमाई हुई घर में वर्सेस टैक्स फ्री बॉन्ड, दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो हम पाएंगे फायदा ही फायदा, जबरदस्त फायदा अगर हम टैक्स फ्री बॉन्ड में निवेश करें। परंतु ध्यान रखिएगा, ये फायदा केवल ऐसे लोगों को मिलेगा जो 30% वाले ब्रैकेट में आते हैं। इसका मतलब ये हो गया, ऐसे करदाता, ऐसे टैक्स पेयर, ऐसे निवेशक जिनकी सालाना आय 2.5 लाख से कम है, टैक्स फ्री एग्जेम्प्टेड इनकम पाते हैं वे, उनके लिए टैक्स फ्री बॉन्ड में निवेश करना बिल्कुल फायदेमंद नहीं है। अब आइए, ऐसे व्यक्ति जिनकी इनकम सालाना 5 लाख रुपए तक हो जाती है, उनके लिए ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया तो नहीं है, ठीक ठाक है, क्योंकि 10% तो टैक्स लग भी जाएगा बैंक के ब्याज से। परंतु ऐसे व्यक्ति जो आते हैं 30% ब्रैकेट में, उनका अगर 30% टैक्स काट के कंपेयर किया जाए बैंक इंटरेस्ट से वर्सेस द इंटरेस्ट ऑन टैक्स फ्री बॉन्ड, तो हम पाएंगे 1 से 1.5% ज्यादा कमाई है टैक्स फ्री बॉन्ड में। इसलिए बहुत ज्यादा इनकम, बहुत ज्यादा निवेश करो टैक्स फ्री बॉन्ड में, बहुत कम इनकम कम निवेश करो, बिल्कुल स्लो इनकम, कम इनकम तो बिल्कुल निवेश मत करो। और अब दूर करते हैं चंदर खुराना की परेशानी। चंदर जी सीनियर सिटीजन है, इनकी पेंशन, ब्याज, शेयर डिविडेंड और शेयर पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से इनकम है। चंदर जी की उलझन ये है कि वो ITR 2A में रिटर्न भरें या उन्हें किसी और ITR में रिटर्न में भरना चाहिए अपना रिटर्न फॉर्म, ये समझना चाहते हैं। चंदन जी, आप भर सकते हैं ITR 2 में रिटर्न, कोई परेशानी नहीं है, बल्कि स्ट्रिक्टली अगर हम बात करें तो ITR 1 भी भर सकते हैं आप। तो चंद्र जी, ITR 2A जैसा कि आप पूछ रहे थे, बिल्कुल सही फॉर्म है आपके लिए, और ITR 1 भी लखोटिया जी कह रहे हैं कि इसमें भी आप रिटर्न भर सकते हैं, कोई गलती नहीं होगी। आशीष कुमार का अगला सवाल है, और आशीष हैं एक स्टूडेंट, इनकी कमाई का कोई खास स्रोत नहीं है, ये नौकरी नहीं करते हैं या कहीं और से कोई ट्यूशन नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन आशीष करते हैं स्टॉक मार्केट में निवेश और 2 महीने से SIP के जरिए निवेश भी कर रहे हैं। जानना चाहते हैं कि उन्हें रिटर्न भरना होगा या नहीं, और अगर रिटर्न भरना है तो कौन सा ITR फॉर्म है इनके लिए सर? वाह भाई वाह आशीष जी, अभी आपने पूरा टैक्सेबल एग्जेम्प्टेड इनकम से ज्यादा कमाई करना शुरू नहीं किया, तो बस सजग हो रहे हैं कि अभी बता दो लखोटिया जी कौन सा रिटर्न फॉर्म मुझे भरना है। आपके लिए खुशखबरी, दिल लगा के शांति से स्टॉक मार्केट में SIP जो कर रहे हैं करते जाइए, और इनकम टैक्स के रिटर्न की चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि जब तक आपकी इनकम एग्जम्पशन लिमिट से कम है, आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी नहीं है। परंतु मैं ये कहूंगा, जिस प्रकार आपने सोचा है अभी से स्टॉक मार्केट में निवेश करने का, तो आप अपने जो इन्वेस्टमेंट करें उसका पोर्टफोलियो धीरे धीरे संभाल के रखते जाइए, तब ताकि आने वाले समय में कभी कोई डिटेल्स मांगे आयकर अधिकारी, कोई जानकारी मांगे तो आप दे सकें। और भिलाई से विश्वजीत परिदा जानना चाहते हैं कि उन्होंने 3.5 साल एक कंपनी में काम किया, अप्रैल 2014 में उन्होंने दूसरी कंपनी में नौकरी ज्वाइन की, जुलाई 2014 में उन्होंने पुरानी कंपनी में से जो PF था वो उसके निकालने के लिए एप्लीकेशन दिया। विश्वजीत जानना चाहते हैं कि PF की रकम पर कितना टैक्स काटा जाएगा। भैया आपने तो गलती कर दी ना, 3.5 साल ही नौकरी करके नौकरी छोड़ दी, पर खैर वो आपका अपना पर्सनल डिसीजन था।
अब इनकम टैक्स में 5.5 साल से कम नौकरी छोड़ने पे जो राशि ईपीएफ से प्राप्त होगी उस पे इनकम टैक्स लगेगा। आपका एम्प्लॉयर 10% टीडीएस काटेगा, परंतु जब आप रिटर्न भरेंगे तो ध्यान रखिएगा, अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा बढ़ गई है तो आपको बैलेंस राशि पे जो टैक्स बनता है वो टैक्स जमा करा के ही रिटर्न भरना पड़ेगा। और इसी के साथ धन्यवाद लखोटिया जी इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए। आज के लिए टैक्स गुरु में इतना ही। आप अपने सवाल हमें एसएमएस के जरिए भेज सकते हैं। टीसी लिखकर स्पेस नीचे अपना सवाल और नाम लिखकर 51818 पर आप हमें भेज सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं tax@moneycontrol.com पर। साथ ही में ये पता जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है इस पर भी भेज सकते हैं आप अपने सवाल के साथ अपना नाम और फोन नंबर भी हमें जरूर भेजें। तो टैक्स गुरु में आज मुझे और टैक्स गुरु हम दोनों को यही इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे आपका टैक्स बचाने के लिए। नमस्कार।